ये कहानी एक आम से शहर के एक आम से फ्लैट की है। ये उनकी कहानी है जो मानते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है उसे साइंस और लॉजिक से समझा जा सकता है। पर उस रात उस बंद कमरे में उन्होंने जो महसूस किया उसके बाद शायद आप भी अपने कमरे के अकेलेपन को कभी पहले जैसा महसूस नहीं कर पाएंगे। केवल कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो किसी के भी साथ हो सकती है। आर्यन और कबीर दोनों इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे और दोनों एक नास्तिक थे। नास्तिक से केवल ये मतलब नहीं था कि वो मंदिर नहीं जाते थे। उनका मानना था कि भगवान, आत्मा, भूत, नेगेटिव एनर्जी ये सब एक कमजोर दिमाग का डर है और एक बिजनेस करने का जरिया। वो उस हर चीज को नकार देते थे जिसे किसी भी लैब में टेस्ट ना किया जा सके। कॉलेज में अगर कोई भी इन टॉपिक्स पर बात करता तो वो उसका मजाक उड़ा देते थे। उनके सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वेशंस रख दिया करते थे। नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था। इनके पुराने ओनर के साथ जो रेंट का एग्रीमेंट हुआ था वो अब खत्म होने को था। ये अपने लिए एक नया फ्लैट ढूंढ रहे थे। काफी टाइम ढूंढने के बाद भी उनके बजट में कुछ ढंग से नहीं आ रहा था। एक दिन उनके ब्रोकर ने शिवम विहार के फ्लैट नंबर 112 के बारे में बताया। ब्रोकर ने बताया कि इस फ्लैट में काफी सालों से कोई नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ का किराया बहुत कम है और लोग इसे भूतिया फ्लैट भी कहते हैं। तब आर्यन और कबीर ब्रोकर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम आज से इस फ्लैट में रहेंगे। वहाँ की लोकेलिटी प्रीमियम थी, स्पेस काफी बड़ा था, 2 BHK फ्लैट और रेंट केवल 4,000 रुपये महीना। क्योंकि उस फ्लैट का एक रिकॉर्ड था। पिछले कई सालों से उस फ्लैट में कोई भी किराएदार एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाया था। वहाँ से भागे हुए लोगों का कहना था कि वहाँ का माहौल भारी है। रात होते ही वहाँ एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कोई वहाँ चैन से नहीं सो पाता। जब कॉलेज में आर्यन और कबीर के दोस्तों को इस फ्लैट के बारे में पता चला तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। उनका एक सीनियर था रोहन। रोहन ने सबके सामने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम दोनों साइंस के इतने ही बड़े पुजारी हो, अगर तुम्हारा लॉजिक इतना ही स्ट्रांग होता है तो उस फ्लैट में 1 महीना बिता कर दिखाओ। अगर रुक गए तो तुम्हारा पूरा साल का रेंट मैं दूंगा। पर अगर वहां से दुम दबाकर भागे तो सबके सामने तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा साइंस हर जगह काम नहीं करता। आर्यन और कबीर के लिए ये केवल एक शर्त नहीं थी, उनके ईगो पर चोट लग चुकी थी। शर्त लग गई पूरे 50,000 रुपए की और अगले ही दिन दोनों ने अपना सामान फ्लैट नंबर 112 में शिफ्ट कर लिया, बिना ये सोचे कि वो किस चीज से उलझने जा रहे हैं। पहले दिन जब फ्लैट में गए तो उन्हें लगा कि बहुत डरावनी जगह होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई मरी हुई बिल्ली नहीं थी, दीवारों पर खून के निशान नहीं थे। फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल था, थोड़ा पुराना था, हवादार था। बस वहाँ एक अजीब सी सीलन की स्मेल थी, एक ऐसी डैम्पनेस जो पुराने बंद घरों में होती है। दोनों ने हंसते खेलते साफ सफाई की, रात को बढ़िया पिज्ज़ा ऑर्डर किया, एक हॉरर मूवी देखी और अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके उनका मजाक उड़ाया। एक हफ्ता गुजर चुका था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। दोनों कॉलेज में सीना तान कर चलते थे और कहते थे कि कहाँ है तुम्हारा भूत, और हम तो रोज रात में चैन की नींद सो रहे हैं। पर जिसे हम नॉर्मल समझते हैं वो सबसे बड़ा धोखा होता है। चेंजेस आए 8वें दिन से, और यह चेंजेस किसी जंप स्केयर या अचानक खुलते दरवाजे या डरावनी आवाज से नहीं था। ये बदलाव आया था फीलिंग में। दिन के वक्त फ्लैट बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते फ्लैट का टेम्परेचर अचानक से गिरने लग जाता। बाहर गर्मी का मौसम था पर अंदर उन्हें इतनी ठंड लगती थी कि उन्हें हुडी पहनकर बैठना पड़ता था। आर्यन, जो कि एक हार्ड कोर साइंस का स्टूडेंट था, उसने इसे क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स और पुरानी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर का नाम दे दिया। उसने लॉजिक लगाया और दोनों उस बात को भूल गए। पर तभी एक और चीज नोटिस होने लगी। 12वें दिन के आसपास उनका खाना अचानक से खराब होने लगा था। फ्रिज में कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर अगर वो सुबह का खाना शाम के लिए छोड़ते थे तो उसमें से सड़ने की स्मेल आने लगती थी। रोटी में फंगस लग जाते थे। रात को सोते वक्त दोनों को अपने बेड के आसपास किसी होने का एहसास होता।
बस एक ऐसी चुभने वाली फीलिंग, जैसे कोई उनके बेड के आसपास एकदम शांत खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा हो। वो दोनों चिड़चिड़े होने लगे थे। छोटी-छोटी बातों पर उनकी लड़ाई होने लगी। एक दूसरे से बात करना उनका बंद हो गया था। उनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। कॉलेज जाना तो मानो छूट ही गया था। फ्लैट की वो नेगेटिविटी, वो एक्सट्रीम लेवल का अकेलापन उनके दिमाग को धीरे-धीरे अंदर से खा रहा था। वो भागना तो चाहते थे, अब वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। पर वो 50,000 की शर्त और उनका साइंस वाला ईगो उन्हें रोक के रखा था। दोनों को फ्लैट में रहते हुए 15 दिन हो चुके थे। कबीर और आर्यन दोनों को ही सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे कबीर वॉशरूम जाने के लिए उठा। वहां से वापस आते हुए कॉरिडोर में चलते-चलते उसे अचानक ऐसे लगा जैसे हवा बहुत भारी हो गई है। जैसे उस हिस्से की ऑक्सीजन अचानक से किसी ने खींच ली हो। उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने रुक कर आसपास देखा। तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आई। ये सीलन की स्मेल नहीं थी। ये स्मेल ऐसी थी जैसे कोई सस्ता पुराना आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल कर रहा हो और बहुत सारी दवाइयों की स्मेल। उसने घबरा कर कॉरिडोर की लाइट ऑन की। वहाँ कोई भी नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। जहाँ पर कबीर खड़ा था, वहीं पर उसका मन भारी होने लगा। उसकी आंखों से अचानक से आंसू बहने लगे। उस वक्त कबीर को डर नहीं लग रहा था और एक जानलेवा उदासी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। शायद एक ऐसा दुख जो उसका था ही नहीं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और छोटे बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन घबराता हुआ अपने कमरे से बाहर आया। कबीर को इस हालत में जमीन पर रोते हुए देखकर वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। उसने आगे बढ़कर कबीर को उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, आर्यन के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया और उसके अंदर भी वही उदासी भर गई जो कबीर के अंदर थी, जिसका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। अगले दिन सुबह दोनों कोई हॉल में बैठे थे। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। आर्यन ने पूरी रात सोचने के बाद अपना लॉजिक लगाया और कबीर से बोला कि भाई मुझे लगता है एग्जॉस्ट फैन ठीक से काम नहीं कर रहा है। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्डअप हो रहा होगा और हम दोनों हेल्यूसिनेट करने लग गए थे और हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगा था। हम कल से वेंटिलेटर खुला रखेंगे। पर उन्हें भी अंदर से पता था कि साइंस अब उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। जो उन्होंने महसूस किया था, वो किसी गैस का असर नहीं था। वो एक प्योर रॉ इमोशन था। इनके दिन ऐसे ही चल रहे थे। तब आती है 24वें दिन की रात। ये वो रात थी जब उनका हर एक लॉजिक और साइंस का हर एक फॉर्मूला हमेशा के लिए टूटने वाला था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। लाइट भी वहाँ की जा चुकी थी। फ्लैट में एकदम अंधेरा था। दोनों हॉल में एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट जलाकर बैठे थे। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि दोनों को एक दूसरे की धड़कन सुनाई दे दे। दोनों बस दिन गिन रहे थे कि कब ये महीना खत्म हो और हम यहाँ से निकले। सन्नाटे को चीरते हुए फ्लैट के बंद बेडरूम में से एक आवाज़ आई। एक खांसी की आवाज़। एक बहुत ही कमज़ोर थकी हुई औरत की खांसी। ऐसी खांसी जैसे कोई इंसान अपने आखिरी वक्त में सांस लेने के लिए तड़प रहा हो। उस एक आवाज़ ने आर्यन और कबीर के शरीर को ठंडा कर दिया था। आर्यन का पूरा शरीर कांपने लगा। कबीर ने डर के कारण अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उनकी सांसें तेज चल रही थी। कबीर बोला, आर्यन वहाँ कोई तो है, अंदर मत जा, चलना हम यहाँ से चले जाते हैं। पर ऐसा लग रहा था कि आर्यन हिप्नोटाइज हो चुका है। वो अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके धीरे धीरे हॉल से बेडरूम की तरफ जाने लगा। दरवाज़ा पहले से थोड़ा सा खुला हुआ था। फ्लैश लाइट की रोशनी अंदर पड़ी। कमरा पूरा खाली था। पर उस कमरे में कदम रखते ही वहाँ दवाइयों की और आयुर्वेदिक तेल की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। वहाँ की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि आर्यन को उल्टी आने लगी। कमरे का टेम्परेचर बाहर से कम 10 गुना ज़्यादा ठंडा होगा। आर्यन की नज़र बेड के पास रखी एक पुरानी लकड़ी की कपबोर्ड पर
गई। कपबोर्ड के सबसे नीचे एक छोटा सा ड्रॉर थोड़ा सा खुला हुआ था। एक ऐसा ड्रॉर जिसे इन 24 दिनों में उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, ना ही कभी वहाँ की सफाई की थी। आर्यन धीरे धीरे वहाँ गया। उसने कांपते हाथों से उस ड्रॉर को पूरा खोला। उसके अंदर मिट्टी और जाले लगे हुए थे। कुछ पुराने लेटर्स थे और एक बहुत पुरानी कवर लगी हुई डायरी रखी थी। आर्यन उन चीज़ों को लेकर हॉल में वापस आया। दोनों की हालत एक जैसे थी। इमरजेंसी लाइट की पीली रोशनी में डरते हुए उन्होंने उस डायरी को खोला। वो डायरी और वो लेटर इस फ्लैट के ओनर सावित्री देवी के थे। सावित्री देवी एक 75 साल की विधवा औरत थी। उसका इस दुनिया में केवल अपना एक बेटा ही था, जो 8 साल पहले यूएस शिफ्ट हो गया। सावित्री देवी से उसके बेटे ने वादा किया था कि सेटल होने के बाद वो अपनी माँ को अपने पास बुला लेगा। वो मिट्टी में सने लेटर्स सावित्री देवी के थे। वो सावित्री देवी ने कभी पोस्ट ही नहीं किया। नया एड्रेस उन्हें पता नहीं था। बेटे ने कभी उन्हें अपना एड्रेस दिया ही नहीं। पन्नों की लिखावट ऐसी थी कि उसे पढ़ना मुश्किल हो रहा था। पर आर्यन ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आवाज़ रोने जैसे हो गई। डायरी के आखिरी एंट्री में लिखा था, आज 12 दिन हो गए हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। मेरी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। मैं चाह कर भी अपने बेड से उठ नहीं सकती। पानी की बोतल दूर रखी हुई है। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। दवाई भी ख़त्म हो चुकी है। मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पड़ोसियों को भी सुनाई नहीं दे पाएगी। मुझे डर लग रहा है कि मैं अकेले इस बंद कमरे में मर जाऊंगी। बेटा तू कब आएगा? मुझे बहुत घुटन हो रही है। बहुत डर लग रहा है। इस अंधेरे में मैं अकेले मरना नहीं चाहती। डायरी के इस आखिरी लाइन के बाद केवल पेन के घसीटने के निशान थे। जैसे लिखते लिखते उस दर्द को सहते हुए उस बूढ़ी माँ ने अपना दम तोड़ दिया हो। आर्यन और कबीर ने सुबह तक वेट किया। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। ऐसे तो वो पड़ोसियों से बात नहीं करते थे, बट सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों ने बताया सावित्री देवी की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, भूख, प्यास और अकेलेपन से हुई थी। उनकी बॉडी हमें 1 हफ्ते बाद तब मिली जब उनके फ्लैट से बदबू आने लगी थी कि उनका बेटा अपनी ही माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने तक नहीं आया था। सावित्री देवी की आत्मा उस फ्लैट में किसी को डराने के लिए नहीं थी। वो कोई भूत या एविल स्पिरिट नहीं थी। वो एक इमोशन में फंसी हुई थी। जो भी वहाँ आता उसे वही सड़ने की स्मेल आती जो सावित्री देवी की बॉडी की थी। वही उदासी उसके मन में भर जाती जो सावित्री देवी ने अपने आखिरी वक्त में उस अकेलेपन में महसूस किया था। आर्यन और कबीर दोनों डायरी को हाथ में लिए फ्लैट के हॉल में बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनका सारा ईगो, उनका हर एक लॉजिक और उनका पूरा साइंस घुटने टेक चुका था। अचानक कमरे का टेम्परेचर फिर से बहुत ज़्यादा गिर गया। वही भारीपन, वही सांस रोकने वाली घुटन वापस आई। पर इस बार उन्हें डर नहीं लग रहा था। उन्हें तकलीफ हो रही थी। उन्हें उस माँ की तकलीफ अपने सीने में फील हो रही थी। आर्यन जो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि भगवान और आत्मा कुछ भी नहीं होते, वो आज फ्लैट के बीचों बीच बैठा था। उसने डर से नहीं बल्कि श्रद्धा और दुख से अपने दोनों हाथ जोड़े। उसकी आंखें बंद थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। कबीर भी उसके बगल में हाथ जोड़कर बैठ गया। आर्यन अपनी कांपती हुई आवाज़ में रोते हुए बोला कि माँ जी, आपका बेटा नहीं आएगा। वो आपको छोड़ चुका है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। इस तकलीफ को आप भी छोड़ दीजिए और इस घर से आप चले जाइए। हम आपके बच्चे जैसे हैं, आप अकेले नहीं हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको इस दर्द से मुक्त कर दे। आप शांति से यहाँ से चले जाइए। आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। दोनों ने पूरे सच्चे दिल से अपनी आंखें बंद करके जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी पावर से प्रार्थना की जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने पूरे दिल से भगवान को पुकारा, किसी अंधविश्वास या रिचुअल के लिए नहीं, बल्कि उस भटकती हुई माँ की आत्मा को एक रास्ता दिखाने के लिए। कुछ देर तक
उस हॉल में खामोशी छाई रही। कबीर और आर्यन की सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं और फिर एक अजीब-सा चमत्कार हुआ। सुकून देने वाली हवा का झोंका उनके चेहरों को छूता हुआ गुजर गया। वो पुरानी दवाइयों की स्मेल अचानक से एक ही पल में गायब हो गई। वो सांस रोकने वाली घुटन जो उन्होंने पिछले 24 दिनों से उस फ्लैट में झेली थी, वो 1 सेकंड में गायब हो गई। अगले दिन आर्यन और कबीर ने अपना सामान पैक किया और फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कॉलेज पहुंचते ही शर्त के हिसाब से उनके दोस्तों ने उन्हें रोका और बोला कि अभी तो 1 महीना पूरा होने में 5 दिन बाकी है। अगर आज निकल गया 50,000 रुपए हार जाओगे। कबीर ने अपनी जेब से पैसे निकाले और रोहन के हाथ में रख दिया। रोहन ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, भूत देख लिया? हार गया ना तुम्हारा साइंस? आर्यन ने रुक कर एक बहुत गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब ईगो नहीं, बल्कि एक अजीब सी समझदारी दिख रही थी। उसने कहा, कोई आत्मा तो नहीं दिखी। हमें समझ आ गया कि यूनिवर्स में फिजिक्स के इक्वेशन और केमिस्ट्री के फॉर्मूले के बाहर भी कुछ होता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनका पता लगाना हमारे दिमाग के बस की बात नहीं है। उन दोनों दोस्तों ने उस दिन के बाद फिर कभी किसी इनविजिबल एंटिटी या किसी के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाया। पर उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि जिसे हम भूत या आत्मा कहते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इमोशन में फंसे हुए लोग होते हैं, और जिसे हम भगवान कहते हैं वो कोई मैजिक करने वाला जादूगर नहीं बल्कि उन दर्द भरे इमोशन को शांति देने का, उन्हें इस दुनिया से मुक्त करने का एक आखिरी रास्ता होता है। तो अगली बार अगर आपको कमरे में एक अजीब सी उदासी महसूस हो तो वहां से डर कर भागने के बजाय एक बार आंखें बंद करके उसके लिए प्रार्थना जरूर कर लेना। शायद कोई आपके सहारे का ही इंतजार कर रहा हो। आपको ये कहानी कैसे लगी जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं।